कि एक आज तक बड़ा चैनल है इंडिया का वो और मुंबई टीवी, इन दोनों में क्या आपको डिफरेंस दिखता है? देखिए, जो मुंबई टीवी है ना, टोटल ग्राउंड पे जो लोकल मतलब जो कॉमन पीपल के इश्यूज है ना उसको कवर करता है, और जो नेशनल मीडिया है ना वो सिर्फ नेता की वाहवाही में रहता है या विपक्ष की खिंचाई में रहता है। एजाज खान ने आपको गाली क्यों दी थी? मैंने एक शब्द कहा था, सादा बटाटे का गुर्गा, चार्जशीट में दिया गया है, क्योंकि एजाज खान सादा बटाटे के लिए काम करता था। जो किसी के लिए भी काम करता है उसे गुर्गा ही कहा जाता है। इसके लिए मैं उसको एजाज खान को शादाब बटाटे का गुर्गा कहा था, तो उसे इस चीज़ को बुरा लगा कि मैं शादाब खान का मेरे को एक गुर्गा बोल रहा है, तो इसके लिए उसके मुंह में मन में आया, उसने गाली दिया। और उसने गाली जो है ना, मैं आपको बोलता हूँ ये चीज़, मतलब वो नशे में गाली दिया उसने। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं ज़ीशान साहिर और एक बार फिर से आपका हसन स्टूडियो के बदलाव एपिसोड में स्वागत है, इस्तकबाल है। जर्नलिज्म हाथ में माइक पकड़ लेने का नाम नहीं है, ये एक इम्तिहान है ज़मीर का। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो इस इम्तिहान में ज़मीर का साथ देते हैं और सच का साथ देते हैं। एक चेहरा मैंने आपको दिखाया है अफजल का, और आज हमारे साथ दूसरा चेहरा मौजूद है, सैयद जैन साहब। आज के इस एपिसोड में उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया जैन भाई, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले ये बताइए कि जर्नलिज्म की तरफ आपने जो रुख किया, तो किसी को इंस्पायर होकर रुख किया आपने, या फिर आपका फ्रेंड पहले से ही था तो आपने कहा कि चलो मैं भी आ जाता हूँ? नहीं नहीं, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, अगर मैंने जर्नलिज्म का रुख किया तो जो मेरे मामू हैं सैयद एजाज करके, वो इंडिया टीवी में थे, उनको देखकर मैं जर्नलिज्म में आया। क्योंकि जो मेरे घर के हालात थे और जिस तरीके से हम लोग की एक दुकान लगती थी, तो राइट, उसको देखकर फिर मामू का बहुत सपोर्ट मिलता था। तो दिल में ऐसा ख्याल है कि मामू का सपोर्ट कब तक, राइट, खुद का भी तो कुछ होना चाहिए। तो उसको देखकर फिर मैं जर्नलिज्म में गया, जिसकी मैं पढ़ाई किया। और उसके बाद में आज तक से एक इंटर्नशिप किया 3 महीना, फिर उसके बाद में इंडिया टीवी में इंटर्नशिप किया। और उसके बाद में फिर मैं एम्प्लॉय बना मुंबई लाइव में। उसके बाद में और नेशनल मीडिया में मैंने काम किया। क्या फिर बात लास्ट में है, लॉकडाउन के बाद मुंबई टीवी ज्वाइन किया। क्या बात है। तो आप आज तक और ये सब में इंटर्नशिप कर चुके हैं। जी। तो मुंबई टीवी जो आपने ज्वाइन किया, तो आपको इन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है कि एक आज तक बड़ा चैनल है इंडिया का वो और मुंबई टीवी, इन दोनों में क्या आपको डिफरेंस दिखता है? देखिए, जो मुंबई टीवी है ना, टोटल ग्राउंड पे जो लोकल मतलब जो कॉमन पीपल के इश्यूज है ना उसको कवर करता है, और जो नेशनल मीडिया है ना वो सिर्फ नेता की वाहवाही में रहता है या विपक्ष की खिंचाई में रहता है। राइट, इतना फर्क है इसमें। राइट। और कभी ऐसा कैमरे के सामने जब आप पहली बार या दूसरी बार कैप्चर कर रहे हो, तो कभी फंबल हुआ या कभी नर्वसनेस आया स्टार्ट में? देखिए, मैं आपको बता दूं, कैमरा मेरे को फेस करना एक मेरे दोस्त है आमिर खान करके, अच्छा, अभी वो एएनआई में करते हैं। जी, पहले लोकल रिपोर्टिंग का तो बहुत नाम था उसका, उसने मुझे सिखाया कैमरा फेस करना। नहीं तो फर्स्ट टाइम तो मैं कैमरा फेस भी नहीं कर पा रहा था, मगर उसने मुझे हौसला दिया। इसके बाद में लगातार मैं प्रिपेयर हो गया एकदम। तो जब आप ग्राउंड पर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ बात करते हैं या फिर कहीं ड्रग्स के खिलाफ बात करते हैं या डेवलपमेंट के खिलाफ बात करते हैं, तो कभी आपको डर लगता है किसी से कि आपको? देखिए, मैं डेवलपमेंट के खिलाफ बात नहीं करता हूँ, डेवलपमेंट के लिए बात करता हूँ। और जब ये सब बात करती है तो इसमें डरना क्या, सच्चाई बताने के लिए डरना क्या। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है और सभी को पता है, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। जी, बाकी तो कोई कुछ कर नहीं सकता अल्लाह के बगैर चाहे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके लिए इसमें डरना किस चीज़ का, वक्ती परेशानी। आपको कोई भी वक्ती परेशान कर सकता है, उससे तो कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आप हक पे रहेंगे तो। कभी आपने मुंबई के अंदर ऐसा न्यूज़ कवरेज किया है जिसने आपका आपके देखने का नज़रिया बदल दिया हो या फिर एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपको चेंज कर दिया हो? देखिए, मुझे याद है, मैं लॉकडाउन में जब न्यूज़ कवर करता था ना, उस टाइम पे मैं बहुत ऐसे-ऐसे न्यूज़ कवर किया हो ना, कि मतलब ये वक़्त कैसा वक़्त चले, कब मतलब ख़त्म हो गया ये वक़्त। एक लड़का था जो गाँव जा रहा, उसके पास खाने को पैसा नहीं थे। पुलिस उसको मार के भगा रही थी। तो उसको उस दौरान हम लोग ने बिस्किट दिया था। और मुझे आज भी याद है, उस दौरान मैं हैशटैग मुंबई न्यूज़ में था, तो उस दौरान वो वीडियो हम लोग का बहुत वायरल हुआ था। हम लोग के पास भी इतना पैसा नहीं था कि हम लोग ज़्यादा लोगों की और लोगों की मदद कर सकें। मगर जितना हम लोग से होता हम लोग उतना करे। उनको, उस बंदे को हमने एक बिस्किट दिया था, पार्ले जी का एक सिंगल बिस्किट खा के वो रोने लगा एकदम। क्या बात है। और कहीं चोरी होती है, मर्डर होता है, करप्शन होता है, तो फ़ौरन मुंबई टीवी को कैसे पता चल जाता है? हमारे सोर्स है स्ट्रॉन्ग है, और लोगों को एक्चुअल में मेन भरोसा है कि ये मुंबई टीवी एक ऐसा चैनल है जिसको आप बुलाओगे ना, बगैर पेट लिए, बगैर कुछ लिए वो आके आपका न्यूज़ कवर करके आएगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ। क्या बात है। मगर आप कोई दूसरे न्यूज़ वाले कोई अप्रोच करता है
तो सबसे पहले वो बात करता है, भाई हमारा आने जाने का एक्सपेंस का क्या है वो बताओ। राइट राइट। उसके बाद में लोग सोचते हैं, देखिए जो पहले से परेशानी में है उसको लोग और परेशान करने की सोचते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को मुंबई टीवी कभी परेशान, उनके साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और हम जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जहाँ कुछ भी होता है तो आप बिल्कुल मुंबई टीवी को बुला सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल चार्ज नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो आपको गाहे-बगाहे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो आपसे ले ही लेंगे। कभी आपको ऐसा लगता है कि वायरल कंटेंट बनाने के चक्कर में जो असली जर्नलिज़्म है वो कहीं न कहीं पीछे रह गया है? देखिए, हम लोग वायरल कंटेंट बनाने के चक्कर में नहीं आते हैं। जो लोगों के इश्यू है ना, अगर आप उसको ही अच्छे से कवर करेंगे ना, हुँ, तो खुद ब खुद वो वायरल होगा। ये राइट, चीज़ ऑन ग्राउंड अगर कोई भी वर्क करता है तो उसको ये चीज़ समझ में आती है राइट, कि अगर आप लोगों से जुड़ के काम करेंगे, वो चीज़ ज़्यादा वायरल होती है और वो जेन्युइन रहती है। राइट, बाकी आपको ही पता है कि लोग पैसा देकर अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं, राइट, सब्सक्राइबर राइट। बढ़ाते हैं, तो वैसा काम तो हम नहीं करते। तो जो गोवंडी में एक न्यूज़ आपने कवरेज किया था तन्ना नाम के गुंडे का, वो ऑलरेडी कवर हो चुका था जो वायरल कंटेंट था। उसके बाद आपने मुंबई टीवी ने वापस कवरेज किया, ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे 2 वजह रहती है। एक ग्राउंड पे आके जो वीडियो वायरल हुआ था, आप देखे रहेंगे वो वीडियो, वो लड़की लोग का वीडियो था। एक्चुअल में उधर जाके वहाँ से उनसे बात करना, अपने दिल में जो सवाल है उनसे वो सवाल करना, तो हर एक चीज़ क्लियर होती है। सबसे पहले ये न्यूज़ अफ़ज़ल ने कवर किया था, राइट, जाकर वहाँ पर लोगों से बात किया था। वो लड़की लोग से भी अफ़ज़ल बात किया था। उसके बाद में सेकंड पार्ट भी अफ़ज़ल ने कवर किया था इसका, तन्ना की फैमिली का इंटरव्यू करके। राइट, तो दोनों पार्ट जब ग्राउंड पे आके आप कवर करते हैं, एक वीडियो वायरल हो गया हो तो हर कोई चलाता है। राइट। मगर उस वीडियो वायरल होने की सच्चाई वहां तक जाके फिर उसको कवर करना, फिर उसकी सच्चाई लाना, तो वो हम महत्वपूर्ण समझते हैं, जरूरी इसको समझते आपने सिक्के के दोनों पहलू हैं दिखाए। जी। और कोई ऐसा केस कभी कवर किया है जिसको आप कभी भूल ही नहीं सकते? ऐसा केस तो है, बैंड्रा की न्यूज जो डेमोलेशन का था, जी, मुझे आज भी याद है। जब मैं कवर किया 21 या 22 मिनट का मेरा वो लाइव था, तो उस लाइव के दौरान में आपको एक चीज और बता दूं, वो उस इलाके का लाइव था ना जहाँ का मैं ड्रग्स का न्यूज चलाया था। राइट, थोड़ा सा दिल में हिचकिचाहट थी, मगर मैं बोला न्यूज तो करना है, जाना तो है। राइट, तो वहां तक पहुंचने मैंने लाइव चालू किया और अकेला मैं था वहां पर, राइट। कोई कैमरामैन नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं वहां से लाइव शुरू करता हूँ, मेरा लाइव मुश्किल से 7-8 मिनट पे पहुंचा होगा। तो उतने में एक आंटी गाली देते हुए आती, अज्जी। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा वो अज्जी किसको गाली, अज्जी को ऐसा लगा कि मैं बिल्डर का आदमी हूँ, वो बिल्डर को गाली देते हुए आती है। राइट, तो राइट। मैं उनसे उनकी समस्या पूछने लगता हूँ, तो उनको अच्छा, लगता है कि हमारे लिए आया है। अच्छा। तो उस दौरान अज्जी इतनी गाली देती है बिल्डर को कि हुँ, पूछो मत, वो बहुत वायरल होती है फिर वो। क्या बात है। कभी कोई ऐसा कवरेज किया है आपने जहाँ एक्सीडेंट हो गया हो या फिर कुछ मर्डर हो गया हो तो पुलिस या एम्बुलेंस के पहुँचने से पहले आप पहुँच गए हो? ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं, कुर्ला है, सीलार पे ऐसे कई हादसे हुए हैं और शिवाजी नगर में ऐसे कई हादसे हुए हैं जिसे हम लगातार कवर करते हैं। तो पुलिस के पहुंचने के पहले हम पहुंच जाते हैं, तो पुलिस यही सवाल करती है कि हमसे पहले आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। राइट। तो इसकी क्या वजह है कि आप पहले पहुँच जा रहे हैं और पुलिस या एम्बुलेंस जो है वो बाद में पहुँचती है? देखिए, इसकी दो वजह है, एक हमारे सोर्स और एक दूसरा हम खुद। क्योंकि हम, अगर आप हमको फ़ोन करके पूछेंगे तो कभी हम आपको अलग-अलग जगह पे मिलेंगे, एक जगह पे एक ऑफिस में बैठ के ऐसा नहीं मिलेंगे। हम लोग ग्राउंड पे मिलेंगे आपको, और ग्राउंड पे जो चलता रहता है उसको सब न्यूज़ मिलती है। अभी हम कहीं से वहाँ पर कुछ हादसा हो गया, तो हादसे को हम तुरंत कवर करते हैं। पहले लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में उस हादसे को तुरंत कवर करते हैं। क्या बात है। कोई ऐसी चीज़ बताइए मीडिया या न्यूज़ के बारे में जो आम जनता कभी सोच ही नहीं सकती और वो आपको पता है? आम जनता की सोच क्या है, बस उनकी मदद मिले, मगर जो न्यूज़ रिपोर्टर है उसकी सोच ये है कि उसे इंसाफ मिले और तमाम जो समाज में लोग हैं, कहीं न कहीं लोगों में एक जागरूकता लाने का काम जो है ना वो मीडिया कर सकता है। ये आम जनता को भी सही से नहीं पता है। क्योंकि हम अक्सर बहुत से मैं ऐसे केस कवर किया हूँ, जैसे अभी हाल ही में मर्डर का केस था, जिसको मैं कवर करने गया था उसकी फैमिली से बात करने। तो फैमिली वाले, हालाँकि सिचुएशन अलग होती है, मगर कभी-कभार ऐसा होता है ना कि जो डिपार्टमेंट है, उस पे प्रेशर बनाने की मीडिया की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो फैमिली बात नहीं करती है। तो उनको ऐसा लगता है कि मीडिया में बात करके क्या फ़ायदा? मगर राइट। उन्हें ये नहीं पता रहता कि मीडिया में बात करेंगे तो इनकी बात ऊपर तक आ जाएगी और उसके बाद में डिपार्टमेंट प्रेशर में आने के बाद अच्छे से वर्कआउट करता है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई ऐसा केस कवर किया आपने कि कोई आपको बंदा या कोई शख्स आकर कहा हो कि सर आपकी रिपोर्टिंग ने मेरी ज़िंदगी या मेरे सोचने का नज़रिया बदल दिया? ऐसे बहुत से केस हैं, मुझे याद है वाशी नाका का मैंने केस कवर किया था। क्रिमिनल लोग थे वो लोग, मगर अभी उसने शायद छोड़ दिया है सब चीज़।
राइट। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऐसा लगता है क्रिमिनल लोगों की उन पे हमला नहीं हो सकता है, तो वो भी एक था और उसके ऊपर एक वार हुआ था पूरा यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद में उसके दिल में ये मंशा थी कि मैं बदला लूंगा, मगर जब पुलिस ने उसका साथ दी उसके बाद में उसका थोड़ा सा मतलब जो एक दिमाग था वो थोड़ी तरफ से डाइवर्ट हुआ कि ये सब चीज़ अच्छी चीज़ नहीं, ये सब चीज़ छोड़ के हमको दूसरी लाइन में आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मुंबई टीवी जो पूरे मुंबई के न्यूज़ को कवर अप कर रही है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही इसके अंदर इन्वॉल्व हैं या अदर रिलीजन के लोग भी हैं? इसमें 70% मुस्लिम है, क्यों? क्योंकि मोस्टली अगर आप देखेंगे ना तो हमारा जो कवर अप एरिया है वो मुस्लिम एरिया है और उस एरिया में समस्या जो है ना, बहुत समस्या है, इसके लिए हम उस एरिया में कवर करते हैं ज़्यादातर। इसके लिए जो हमारे व्यूअर्स वगैरह है ना, वो मोस्टली 70% मुस्लिम है। और ये भी मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादा जो कवरेज हो रहा है वो माइनॉरिटीज़ के इलाकों में ही हो रहा है। जैसे मुम्रा, गोवंडी, मानकुर्द ये सारी चीज़ें जो है, ये कुर्ला वगैरह ये सब हो रहा है। जो हाई-फाई सोसाइटी है, बांद्रा वगैरह जो है, अंधेरी वगैरह जो है, वर्ली वगैरह, तो यहाँ ये सारे केसेस बहुत कम पाए जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये जो आप बात करें ना कि माइनॉरिटीज़ में, तो माइनॉरिटीज़ में देखेंगे ना तो यहाँ पर अलग तरीके का एक आपराधिक गतिविधि होती है। और अगर अब हाई प्रोफ़ाइल की बात की जाए ना, तो ये हाई प्रोफ़ाइल एरिया में अगर कुछ भी होता है, तो पुलिस भी उस चीज़ को छुपाती है, मीडिया को नहीं बताती है। मगर इस इलाके में अगर कुछ होता है, तो बाजू वाले पड़ोसी बता देता है कि यहाँ पर ऐसा, तो वो खबर उड़ जाती है, लीक हो जाती है मोस्टली, तो इसके लिए। और जो हाई प्रोफ़ाइल एरिया होता है, वहाँ पर कमर्शियल क्राइम ज़्यादा होता है। राइट। तो वहाँ पर इस तरीके का आपराधिक गतिविधि या किसी को मारे, हमला करे किसी को, उस तरीके का नहीं, तो इसके लिए ज़्यादा हाइलाइट नहीं हो पाता है। और मुंबई का ऐसा कोई एरिया, ऐसा कोई इलाका जो अब तक सोशल मीडिया की नज़र में नहीं आया है, ऐसा कोई इलाका है? देखिए, मुंबई में ऐसे बहुत से इलाके हैं, जिन्हें शायद मैं भी नहीं जानता हूँ ऐसे कोई इलाके हैं। मगर मुंबई का जो माहौल गाँव इलाका है ना, वहाँ पर किसी भी की भी नज़र नहीं है। वहाँ पर इतनी बुरी कंडीशन है लोगों की, लोगों को दमे की बीमारी हो रही है। क्योंकि वहाँ पर जो बीपीसीएल का प्लांटेशन है, उसके बाजू में ही कम से कम 120 बिल्डिंग बनाई गई है माडा की, जिसकी वजह से लोगों को हर एक चीज़ की तकलीफ होती है। चाहे आप वहाँ की हवा की बात कर लें, चाहे वहाँ की पानी की बात कर लें, वहाँ पर अगर आप लोगों को देखेंगे तो लोगों को हिचिंग ज़्यादा होता है। हालाँकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वहाँ पर लोगों को अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया है। अभी जो घर बचाओ समिति है, उसकी तरफ से 120 लोगों को शिफ्टिंग किया गया है और दूसरा प्रस्ताव रखा गया है। मतलब इतनी धीमी गतिविधि से काम होता है, लोग क्या करें? उसी हाल में फिर जीना पड़ता है लोगों को। उस इलाके में किसी भी मीडिया वाले की किसी की कुछ नज़र नहीं। ये वही इलाका है जहाँ गरीब तबका रहता है, पूरा गरीब तबका, जी। जहाँ अनएजुकेटेड लोग रहते हैं। तो हमारी समाज से यही दरख्वास्त रही कि अपने बच्चों को पढ़ाएँ, एजुकेटेड बनाएँ। और कभी कोई ऐसा केस आपने फेस किया है जहाँ पर आप इमोशनली टूट गए हो? मैं आपको बताया ना, लॉकडाउन में जो मैंने वो कवर किया था ना, वो मेरे लाइफ़ में सबसे ज़्यादा इमोशनल था वो। उससे ज़्यादा और इमोशनल क्या रहेगा? कभी आपको ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, उनको सिर्फ़ कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर ही हाइलाइट किया जाता है? कभी क्या ऐसा है, हकीकत है ये। क्यों इसमें ऐसा? लगना का क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, मुस्लिम एक ऐसा तबका हो गया ना आज के दौर में कि अगर कोई उसे बोले कि कौवा तुम्हारा कान लेके चले गया, वो अपने कान को नहीं देखता अभी, वो कौवे के पीछे जाता है। राइट, राइट, राइट। तो इसके लिए इन लोग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे मुस्लिम को अगर भड़काना रहे तो कोई एक दूसरे मुस्लिम को खड़ा कर दिया जाएगा, इसके विरोध में नारे लगाओ, उसके विरोध में नारे लगाओ। अब मैं आपको एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, आज़ाद मैदान का दंगा। आप यकीन मानिए, आज़ाद मैदान के दंगे का जो मुख्य आरोपी था, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए, अभी भी उसकी जांच हो रही है, चार्जशीट राइट, फाइल किए गए। राइट। मगर उसमें जो लोग गए थे वहां पर, आप जैसे लोग, जो हम जैसे लोग, जो अपनी कौम को सपोर्ट करने गए थे, वहां पर दंगे हुए, वो लोग जेल काटे हैं, उनकी माएँ जेल के बाहर गई रोई हैं। और उनके ऊपर ही केस हुआ है, अभी भी केस वो चल रहा है। मगर जिसने ये करवाया, जिसने इतना बड़ा आयोजन किया था, जिसकी बड़ी गलती है, ये पॉलिटिकल स्टंट करके ये पूरा एक ये कह सकते हैं, क्योंकि मैंने उसकी चार्जशीट पढ़ा था। उसकी चार्जशीट में साफ तौर पे लिखा गया, जो मुख्य आरोपी था उसमें, उसके खिलाफ अभी तक कोई एविडेंस नहीं पाया गया, मगर आगे की जांच की जा रही है। मतलब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मुस्लिम के जो युवा है, नौजवान से किस तरीके से लोग उकसाते हैं, भड़काते हैं और उनके ऊपर ही केस हो जाता है। जो मेन होते हैं वो बच जाते हैं, मगर जो इसमें अपनी कौम के लिए जाते हैं, जिनको वाकई में दिल से लगाया हुआ रहता है, वो इस चीज में फंस जाते हैं।
तो क्या आपको लगता है कि जो आज का जर्नलिज्म है वो मुस्लिम यूथ के लिए पावरफुल टूल है या डेंजरस पाथ? देखिए, अगर जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग किया जाता है वो पावरफुल टूल है, क्योंकि हम कर रहे हैं, हमको पता चलता है कि काफ़ी चेंजेस, क्योंकि हम जब मुस्लिम नौजवान से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, चाहे वो क्रिमिनल क्यों ना हो, वो लोग के मुँह से ये वर्ड निकलता है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। राइट। तो हम लोग का भी रिप्लाई ये रहता है कि आप लोग भी कुछ इस तरीके का काम करो और कौम को आगे लाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे कि आप खुद भी मुस्लिम हैं, तो एक मुस्लिम यूथ को जब वो जर्नलिस्ट होता है, तो उसकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है? देखिए, इसमें ऐसा हो जाता है ना, बहुत कुछ एकदम बैलेंसिंग करके चलाना पड़ता है, क्योंकि एक मुस्लिम होने के नाते आपको और जर्नलिस्ट होने के नाते भी कोई मतलब फिर बाद में रिलीजन्स बीच में नहीं आते। अगर आप जर्नलिस्ट हो गए तो आपको जो सच है वही दिखाना है, चाहे वो किसी भी तरफ से रहे। मगर मुस्लिम होने के नाते हमारा ये फ़ायदा रहता है कि अगर हम कोई मुस्लिम इलाके में जाके रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ पे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मेरे जो नेशनल मीडिया में दोस्त यार हैं, उनको अगर कोई मुस्लिम इलाके में रिपोर्टिंग करना रहेगा तो हमको कॉल करके पूछते हैं, भाई ये इलाके में जाना है, कुछ बताओ अगर। तो हम भी उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि उस इलाके में जो नेशनल मीडिया का अगर कोई जाता है तो उसे मार के भगाया जाता है वहाँ से। राइट, राइट। तो इसके लिए वो डर के मारे सबसे पहले ये हम लोग का एक एडवांटेज है। और ऐसा हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर हमें कहीं रिपोर्टिंग करने जाना रहा तो हमें किसी की मतलब सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लोग खुद बुलाते हैं तो हम तुरंत पहुँच जाते हैं। तो घर से निकलते वक़्त कभी कोई फैमिली या फ्रेंड्स आपको कभी ऐसा बोलते हैं कि ख़्याल रखना रिपोर्टिंग के लिए जा रहा देखिए, है? घर से निकलता हूँ ना, सबसे पहले अम्मी सदका निकालते हैं और दुआ वो पढ़ के निकलते हैं। फिर जब माँ की दुआ साथ है तो फिर क्या ज़रूरत फिर किसी और चीज़ की। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और आप दोस्त यार तो और जो भी रहते हैं ख्याल रखने वाले, शुभचिंतक, वो तो बोलते रहते भाई अपना ख्याल रखना, कुछ रहेगा तो बताना। राइट। तो आप और अफ़ज़ल जो है एक-दूसरे से कोऑर्डिनेट करते होंगे ना जब आप फ़ील्ड पे काम कर रहे हैं कि मैं हुँ। फला जगह हूँ। लोकेशन भेज के तो रखते होंगे ना एटलीस्ट के? लोकेशन नहीं, देखिए कैसे रहता है, कभी वो कहीं जाता है या ऐसा रहता है कि अभी दिन भर में 5-6 स्टोरी रहती है। राइट। तो एक या तो अफ़ज़ल 5-6 स्टोरी नहीं कर सकता है, या तो फिर मैं नहीं कवर कर सकता हूँ। मगर कभी अगर ऐसा होता है कि अगर कुछ ज़रूरी काम रहा तो फिर कवर करना पड़ता है। मगर ऐसा होता है कि अगर 5-6 स्टोरी रहेगी तो डिवाइड कर लेते हैं कि भाई 3 तू कवर कर, 3 मैं कर लूँगा, या तो 4 तू कर ले, 2 मैं कर लूँगा, अपने काम के और टाइम के हिसाब से। राइट। तो उसमें पता चल जाता है कि कौन कहाँ पर है। मुंबई में आपने इतना सारा कवरेज किया है तो आपको सबसे अच्छा पॉलिटिशियन कहाँ का लगा जो आपसे बहुत अच्छे से बात किया हो? देखिए, बात करने पे नहीं जाऊँगा, अगर मैं पॉलिटिशियन की बात करूँ तो मेरे आँख के सामने की बात है, जब मैं अबू हाशिम आज़मी के ऑफ़िस में बैठा था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया था। मतलब अगर आप अबू हाशिम आज़मी से डायरेक्ट मिलेंगे, कुछ काम रहेगा ना, तो आपका काम अगर होने लगा तुरंत का तुरंत हाँ बोल के करवा देंगे वो। राइट। सामने वाले को फ़ोन करेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल का मैटर हो, चाहे किसी भी तरीके का कुछ भी हो, उनके पास अगर आप पहुँच गए, राइट। तो आपका काम अगर होने वाला है तो तुरंत का तुरंत हाँ करके करा देंगे। मगर इनके बीच में ऐसे दलाल हैं ना कि वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। राइट। तो इसके लिए उनका नाम ज़्यादा खराब है और वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो आपकी नज़र में एक अच्छा पॉलिटिशियन कौन है? अबू आसिम आज़मी है मुंबई के अंदर या कोई और? अभी तो फिलहाल पॉलिटिशियन को कौन अच्छा बोल सकता है? लेकिन फिर भी आप कवरेज कर रहे हैं तो आपको पता होगा। पॉलिटिशियन को देखिए कोई अच्छा नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये कब कहाँ चले जाए कुछ नहीं बोल सकते ना। रईस शेख के बारे में क्या ख़्याल है? रईस शेख के बारे में मैं क्या बोलूँ? एक मतलब रईस शेख भाई की ज़बान बहुत अच्छी है। वो अपनी ज़बान से सारे काम करा लेते हैं। बिल्कुल। बस इससे तो मैं क्या बोलूँ और? लेकिन वो एजुकेटेड पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने एज़ कंपेयर टू अदर पॉलिटिशियन हुँ, बहुत काम किया है मुझे लगता हुँ, है, कि जितना जितना नेता अगर 30% 40% काम कर रहे हैं, तो उन्होंने 70% काम किया, 75 भले ही करप्टेड हो या ना हो, लेकिन काम उन्होंने किया है। लगता है आपको? नहीं, रईस शेख ने काम किए तभी तो जीत के आते हैं ना वो। देखिए वो जहाँ पर भी, चाहे वो गोंडी में खड़े हो या साउथ मुंबई में खड़े हो, उनका रिकॉर्ड है वो हारे नहीं है। राइट। फिर वो भिवंडी से 2 बार जीतना मामूली बात नहीं थी। वो भी इस हवा में, और जिस तरीके से आपने देखा रहेगा जो असेंबली का रिज़ल्ट आया था उस दौरान रईस शेख का जीत जाना, ये भी एक बड़ी बात थी। राइट। तो इसके लिए रईस शेख एक अच्छे नेता हैं। वो बस उन्हें काम निकालना रहा तो काम निकाल सकते हैं हर जगह और से। आप मुंब्रा से ही हैं? मैं कुर्ला से हूँ। कुर्ला से हैं। तो आप मतलब सेंटर में कुर्ला में हैं, तो मैं आप बताता हूँ आपको, कुर्ला के मैं उस इलाके से आता हूँ ना, जहाँ पर लोग जाने को डरते हैं। कुर्ला कसाईवाड़ा बोलते हैं, और मैं हर जगह बोलता हूँ, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि कसाईवाड़े से सिर्फ बस आपराधिक गतिविधि है। मगर मैं आपको लिख के देता हूँ कि कसाईवाड़े में एक बार आप आइए, कसाईवाड़े से सेफ इलाका कोई नहीं है। क्यों मतलब लोग डरते क्यों हैं? पहले ये बताइए। इसका नाम सुन के कसाईवाड़ा की कसाई लोग होंगे काट इसके देंगे लिए सीधा। काट देंगे ऐसा, अच्छा। मगर ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। बहुत सेफ इलाका है।
कुछ वहां पर ऐसे हर इलाके में होते हैं, मगर वो इलाका बहुत सेफ है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो आप सेंटर में है, कुर्ला में है। हम्म आपने मुमरा साइड का भी कवर अप किया है हम्म बहुत सारा, और गोवंडी साइड का भी कवर अप किया है हम्म बहुत सारा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जितेंद्र अवार्ड जो है पिछले 3 बार से वो जीतते हुए आ रहे हैं एमएलए का सीट, हम्म। और अबू आसिम आज़मी भी 3 बार जीत चुके हैं। तो ज़्यादा डेवलपमेंट आपको गोवंडी में नज़र आता है या मुमरा की साइड नज़र आता है? देखिए, दोनों साइड अगर मैं वो बताऊँ तो 50-50 मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि गोवंडी को गोवंडी बनाने वाले, घर-घर तक का पानी पहुँचाने, घर-घर तक का रास्ता पहुँचाने वाले अबू आसिम आज़मी है। राइट। वही सीन मुमरा का भी है। मुमरा को मुमरा बनाने वाले जितेंद्र अवार्ड है, घर तक का पानी पहुँचाने, क्योंकि मुमरा में आपको भी पता होगा कि पानी की किल्लत बहुत थी, रास्ते की किल्लत थी। अभी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है उस चीज़ को लेकर। हालाँकि मुमरा में एक चीज़ की कमी देखी जाती है, टोरेंट की, लाइट की। राइट। लाइट, बिजली जो उनका बिल ज़्यादा आता है, उस चीज़ को लेके जितेंद्र अवार्ड कहीं न कहीं फेल है इस चीज़ में, ये बात मैं बोल सकता हूँ। मगर गोंडी में इस तरीके का लाइट को लेकर कुछ भी नहीं है। और मीडिया के अंदर जो मुस्लिम यूथ हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कितना परसेंट है? मीडिया के अंदर मुस्लिम यूथ बहुत कम है, मगर अगर मैं मिड डे वगैरह की बात कर लूँ या और पेपर की बात कर लूँ, तो उसमें ऐसे बड़े-बड़े जर्नलिस्ट हैं, जिनकी हर स्टोरी, हर दिन स्टोरी फ्रंट पेज पे आती है, और उनके बॉस उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ये चीज़, चाहे मैं उनका नाम लेना चाहूँ, वो फैज़ान भाई हो, समीउल्लाह भाई हो, या फिर अभी हाल ही में वो फैसल टंडल भाई हो, इन सब की स्टोरी आप देखेंगे तो ये सब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर हैं, जिनसे हम खुद सीखते हैं। और ऐसी कौन-सी स्टोरीज़ है मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो बताई जानी चाहिए लेकिन बताई नहीं जाती? देखिए, मुस्लिम युवाओं को जो है ना, मेरा ये मानना है कि उनको एजुकेशन की तरफ ले जाना चाहिए, मगर उन्हें उस चीज़ से दूर रखा जाता है। आप मुस्लिम इलाके में चले आइए, उन्हें खुद को एक ये होना चाहिए कि अपना इलाका या जहाँ बैठते हैं उस चीज़ को साफ किया जाए। राइट। उनमें इस चीज़ की कमी है, और उन्हें एजुकेशन की कमी है, हेल्थ सेक्टर की कमी है, और जिस तरीके से आप किससे किस तरीके से बात करना है, उस चीज़ की भी कमी है। राइट। हर एक चीज़ आप तलवार की नोक पे नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। अब मुस्लिम युवाओं में एक चीज़ ऐसी बैठ गई है कि मैं बहुत से ऐसे मुस्लिम इलाके कवर करता हूँ, वो अपना आइडियल उनको मानते हैं जो सबसे बड़े उस इलाके के अपराधी हो। उनके ऊपर 10-12 केस हो, वो उसका आइडियल होता है। उसी इलाके से एक आईपीएस निकलता है, आईआरएस निकलता है, और एक आईएएस लेडीज़ निकलती है, वो उसको अपना आइडियल नहीं बनाते हैं। राइट। ये चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। और जिस तरीके समाज में कमी होती है, और परिवार वाले में भी, क्योंकि परिवार भी क्या करे, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वो अपना आइडियल जब उसको बना के बैठे हैं शुरुआत से ही। क्योंकि अगर आप भी इस इलाके में घूमेंगे, तो आपको जो बच्चे होते हैं ना, उनके मुँह पर किसी आईपीएस का नाम या एपीजे अब्दुल कलाम का नाम नहीं रहेगा। राइट। उस इलाके के सबसे बड़े गुंडे का नाम रहेगा, या तो दाऊद भाई का नाम रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वहाँ के लोगों की मानसिकता बन गई कि ये लोग जिस तरीके से शॉर्ट पीरियड में उनकी लाइफ़स्टाइल वो लोग देखते हैं कि उनकी सब इज़्ज़त कर रहे हैं, उनके आगे-पीछे 10 लोग घूम रहे हैं, अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, बड़ी गाड़ी है, ये सब चीज़ को देखते हुए उनका एक तवज्जो उस तरफ जाता है। मगर उन्हें ये नहीं पता इनसे अच्छी लाइफ़ इस तरफ है। तो ये जो पर्दे के पीछे की लाइफ़, जो आईएएस, आईपीएस के ऑफ़िसर की लाइफ़ है, इन्हें इस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि इन्हें दिख रहा है बचपन से ये दिखते हैं, और इसके लिए इस तरफ जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। जो कोई भी कम्युनिटी से हो, किसी भी रिलीजन से हो, जो भी यूथ हैं सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाएँगे, हुँ, तो आपका जो अंत है वो बहुत ख़राब होता है। और आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि यूपीएससी जो भी कैंडिडेट क्रैक करते हैं, उनकी गाड़ी के 2-4 आगे गाड़ियाँ होती हैं, 2-4 पीछे गाड़ियाँ होती हैं, तो किसी डॉन को अपना रोल मॉडल बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप किसी एजुकेटेड पर्सन को रोल मॉडल बनाएँ। अब आइए ज़ैन भाई, यहाँ से हम अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि एजाज़ खान ने आपको गाली क्यों दी थी? इजाज़ खान ने गाली क्यों दी? सवाल बहुत अच्छा है आपका। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है उसने गाली क्यों देते हैं, तो उसमें मेरा, आपने अगर सुनने रहेंगे मेरे एंकरिंग में, तो मैंने एक शब्द कहा था, शादाब बटाटे का गुर्गा। अच्छा। जो हकीकत है, जो चार्जशीट में दिया गया है, क्योंकि एजाज खान शादाब बटाटे के लिए काम करता था। जो किसी के लिए भी काम करता है उसे गुर्गा ही कहा जाता है। इसके लिए मैं उसको, एजाज खान को शादाब बटाटे का गुर्गा कहा था, तो उसे इस चीज़ को बुरा लगा कि मैं शादाब खान का मेरे को एक गुर्गा बोल रहा है।
तो इसके लिए उसके मुंह पे मन में आया, उसने गाली दिया। और उसने गाली जो है ना, मैं आपको बोलता हूँ ये चीज, मतलब वो नशे में गाली दिया उसने। अच्छा, और नशे उसके में। बाद में वो गाली देता है, बाद में वो अनसेंड कर डिलीट कर देता है। तो उन्होंने आपको गाली दी, तो उस एक्शन का कुछ रिएक्शन था आपके पास? देखिए उस एक्शन का रिएक्शन बस मैं मेरी एंकरिंग से सकता। देखिए हम लोग रिपोर्टर हैं ना, इतना टाइम नहीं रहता है कि पुलिस स्टेशन जाए कंप्लेंट करे। उस एक्शन का रिएक्शन ये था कि जो हकीकत थी शादाब बटाटे का गुर्गा है वो, तो उसे उस तरीके से हमने बताया लोगों तक का, क्योंकि वो खुद को मुस्लिम का बहुत बड़ा रहनुमा बताता है राइट, राइट, राइट। और वो खुद ड्रग्स लेता है, नशा करता है। तो इस्लाम में तो कोई नशा करने का दिया नहीं है, बिल्कुल, तो क्यों बिल्कुल। करते हो आप? इस्लाम में जिस तरीके से आप रहते हो वैसे तो दिया नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, राइट, आप नचनिया बने हो, राइट। इस्लाम में तो दिया नहीं है। तो आप हाँ, कैसे मुसलमान के रहनुमा बन सकते हो? बिल्कुल सही कहा आपने। और आप एक नशे के डीलर के साथ में आपका लिंक जुड़ा है, तो आप कैसे हो सकते हो मुसलमान? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये शादाब बटाटा कौन है? आप देखिए क्या? शादाब बटाटे को जो है ना, समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था, जो कि बहुत बड़े ड्रग्स का डीलर है। राइट, इनका फैमिली बैकग्राउंड भी देखेंगे ना, बहुत खतरनाक है। क्योंकि शादाब बटाटा और ये बटाटा फैमिली से लोग काफी डरते हैं, चाहे वो अधिकारी क्यों ना हो। अधिकारी भी इनसे डरते हैं, ऐसा इनका दबदबा था। मगर समीर वानखेड़े ने इनका पूरी तरीके से दबदबा खत्म किया है, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, पैसे से हर एक चीज करते हैं। तो जो शादाब बटाटे जैसे लोग हैं या एजाज खान जैसे लोग हैं और बहुत सारे क्रिमिनल हैं, तो इनका जो जो पुलिस अधिकारी है, ये इनके पास तो पूरी सरकार है, इनसे क्यों डरते हैं? मतलब इनको कुछ मिलता है, कट वगैरह मिलता है तो बात खत्म कर देखिए देते हैं? सब अधिकारी एक जैसे नहीं रहते हैं, इसमें कुछ चीज जो सिस्टम रहता है और डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम करता है। क्योंकि डिपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व किया अब तक का, अगर वो एक आरोपी को ले जाने का खर्चा आप देखेंगे ना, तो उतना डिपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस चीज को करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है, या हो सकता है ये इनकी तरफ से कुछ उनको योगदान दिया जाता हो, तो इसके लिए थोड़ा सा उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता होगा। राइट, ये सब राइट। चीज भी हो सकती है, मैं ये नहीं बोलता कि कट मिलता होगा, मगर इन सब चीजों को वो उनका वो हैंडल कर देंगे। और कट से मुझे याद आया कि एक एक कोई फॉरेनर आया हुआ था इंडिया में। लोग समझा रहे थे कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप 200 का नोट जेब में रखिए, वो आपका मनी ही आपका लाइसेंस है। तो आपको क्या लगता है कि हर नाके पर या हर सिग्नल पर ऐसे ट्रैफिक पुलिस होते हैं जो करप्टेड होते हैं, जो पैसा लेते हैं? हर पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं, मगर वहां पर अगर चार खड़े रहेंगे तो एक के दिल में लालच जरूर रहेगी। राइट, तो वो कहीं ना कहीं 30% सही है, मैं ये बोल सकता हूँ। क्योंकि देखिए हर पुलिस वाला एक जैसे, अगर कभी अगर ऐसा होता है, अगर आप रिश्वत दें आपके ऊपर भी मामला दर्ज हो सकता है। राइट, क्योंकि रिश्वत देना भी एक कानूनी अपराध है। राइट, अगर कोई पढ़ा लिखा पुलिस वाला होगा तो वो आपके ऊपर केस ले सकता है तुरंत, और आपके ऊपर एक नहीं फिर दो केस होगा। राइट। एक विदाउट लाइसेंस को कर गया आप रिश्वत देने का। तो इतना सारा जो आप मुंबई में कवरेज करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि बाय चांस आप भूल गए हो लाइसेंस या कुछ ऐसे हो गया हो, पावर पकड़ लिया हो? देखिए अभी डिजिटल जमाना है, तो लाइसेंस भूल जाओ, कुछ हो जाओ, तो कुछ इतना। कॉलेज के टाइम में कभी ऐसे? कॉलेज के टाइम में मैं ट्रेन से जाता था। कभी रिश्वत दिया किसी को? रिश्वत बहुत बार दिया हूँ। ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं जो रैपिड फायर है। गोदी मीडिया टीआरपी का गुलाम है या झूठ का देवता? दोनों है। दोनों है। हाँ, क्योंकि देखिए वो टीआरपी के लिए जो है ना उस हद तक जा सकता है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ चैनल ने जो कांग्रेस पार्टी की फोटो चलाई थी, उस पे बहुत विवाद हुआ, बाद में उसने माफी मांगा। राइट, मतलब सिर्फ टीआरपी के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, किसको राइट। कुछ भी कर दे रहे हो। सबसे बड़ा केस मैं देखा था रिया चक्रवर्ती का उस दौरान में, जो कि उसको क्लीन चिट मिला है लगभग, और उसमें कुछ ऐसा पाया नहीं गया। इसके बावजूद रिया चक्रवर्ती को इतना सताया गया, तो ये एक टीआरपी के लिए था पूरा। तो इसी तरीके टीआरपी के लिए गोदी मीडिया कुछ भी कर सकती है। वो कौन-कौन सी न्यूज़ चैनल या गोदी मीडिया है जिसको आप कहेंगे कि नहीं देखना चाहिए? देखिए सारे न्यूज़ चैनल ऐसे हैं, मगर कुछ चैनल ऐसे हैं जैसे कि? जिसको मैं कहूँगा आपको देखना चाहिए। एबीपी न्यूज़ चैनल है जिसमें आप संदीप चौधरी सर को देख सकते हैं। तीखे सवाल होते हैं उनके, चाहे सामने कोई हो, चाहे बीजेपी का लीडर हो, चाहे विपक्ष का हो, या फिर डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो, वो तीखे सवाल पूछने में बहुत माहिर है। नहीं देखना चाहिए वो मीडिया का नाम बताइए। इनके अलावा और किसी को मत देखो। कुछ-कुछ एपिसोड है एबीपी में जो आते हैं उनको देखिए, बाकी और किसी को देख के कोई मतलब नहीं है, सिवाय आपका दिमाग डाइवर्ट होगा और आपके दिमाग में दिन भर यही चलेगा
कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग न्यूज़ या वेरीफाइड न्यूज़? वेरीफाइड न्यूज़। आज का मीडिया आईना है या ड्रामा है? आज का मीडिया ड्रामा है। जर्नलिज्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? गोदी मीडिया। गोदी मीडिया। ओके, आपका कोई फेवरेट जर्नलिस्ट? मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट जो है ना, प्रसून बाजपेयी है। और अभी के टाइम पर ज़्यादा पावरफुल कौन है, इन्फ्लुएंसर है या जर्नलिस्ट है? देखिए, जो डिजिटल और ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करता है, वो उससे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। क्योंकि हम भी जब ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो हमको सीनियर पे का फ़ोन नहीं आता है, हमको डायरेक्ट डीसीपी का फ़ोन आता है कि क्या मामला है वो बताओ आप लोग। क्योंकि हम जब ग्राउंड पे कवर करते हैं, पुलिस भी कई बार होती है बहुत से मामले छुपाती है, तो आला अधिकारी उनको इस चीज़ की खबर नहीं होती है। क्योंकि पुलिस जो रिपोर्ट लगाती है, आला अधिकारी को देखते हैं, हाँ ठीक है, तो उस पे वो ओके हो जाते हैं। मगर जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसको देखकर फिर डीसीपी भी हमको फ़ोन करके उसका डिटेल दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आखिरी 2 क्वेश्चन है आपके लिए कि आज के टाइम पर जर्नलिस्ट बनना मुश्किल है या ज़रूरी है? मुश्किल भी है, ज़रूरी भी है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपको कोई उस जगह तक का जाने दे, जो आपको जर्नलिस्ट बनना है, एक्चुअल में जर्नलिज़्म करना है, बहुत कठिन रहा है। और ज़रूरी इसलिए है, ये कठिन रहा, जब तक आप तय नहीं करोगे, तब तक आप समाज में बदलाव नहीं ला पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो हमारे नए जर्नलिस्ट हैं, जो नए लोग आने वाले हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नए जर्नलिस्ट को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हो सके फील्ड चेंज कर लो। कि यूपीएससी कर लो, क्यों एमपीएससी कर क्यों लो। क्यों क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ रखा नहीं है, आपको आके बस मतलब एक बोल दूँ मैं आपको कि सिर्फ़ दलाली करना रह गया है। तो इससे अच्छा आप कोई एंकरिंग वगैरह कहीं कर लो। क्योंकि अगर आपका ज़मीर मर चुका है, तो आप आइए, ऐसे मीडिया में काम करिए। या तो फिर अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है, तो खुद का कुछ चालू करिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए। मगर ऐसे में हम लोग ने जो चीज़ फेस किया है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होता है। शुरुआत में पेमेंट नहीं आता है, और उस चीज़ का ज़मीर गवारा नहीं करता कि आप किसी से पैसा लो या किसी से पैसा माँगो। तो वो सब चीज़ अगर आपके पास बैकअप है, तो आप वेलकम है, नहीं है तो फिर आपके ऊपर फिर डिपेंड करता है। तो अफ़ज़ल भाई आपको टाइमली पेमेंट करते हैं? अफ़ज़ल भाई हमारा अलग कोऑर्डिनेशन है, हो जाता है। तो आप नए लोगों से ये कह रहे हैं कि अगर आपका खुद का अपना न्यूज़ चैनल ओपन करना है, हुँ, तो आप ज़रूर आइए, हाँ, या फिर जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं वहाँ से सीखिए 2-4 महीना, उसके बाद अपना आप ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ज़ैन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, मुंबई टीवी का शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया और बहुत सारी चीज़ें बताई, गहराई से आपने बताई और बताया कि किस तरह से सच्चाई का आप साथ देते हैं निडर होकर, किस तरह से आप अपने अपने खौफ़ को, अपने डर को घर पर छोड़कर ही निकलते हैं। तो आप इसी तरह बने रहें हमारे साथ, जब भी आपकी ज़रूरत होगी हम आपको आवाज़ बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल। तो आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमें देख रहे हैं। बदलाव एपिसोड आप तक इस तरह पहुँचते रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं और हमारे साथ बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।